Assalamu alaikum. So we continue our class. This is not a live session. This is a recorded video. So our topic is HTML5. हमने ये कल भी डिस्कस किया था और आज भी इसको डिस्कस करेंगे कि HTML5 में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक बुक शेयर की थी आप लोगों से। पहले उस बुक को देख लेते हैं कि वो बुक किस तरह से क्या काम करती है, मतलब उस बुक को किस तरह से आप खुद भी रीड कर सकते हैं। ये बुक HTML और CSS के लिए है, जो कि लिखी है जॉन डकेट ने, और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो ये है। चैप्टर 1 है स्ट्रक्चर्स का। स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं HTML में, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, और बॉडी के टैग के अंदर हम क्या काम करते हैं, हेड के टैग के अंदर हम क्या काम करते हैं। हमने डिटेल से इसकी बात करी थी कल के लेक्चर में। सेकंड हमने टॉपिक देखा था टेक्स्ट। टेक्स्ट हमने देखा था कि हम अपनी वेबसाइट में कोई भी टेक्स्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। थर्ड हमने लिस्ट देखी थी। लिस्ट दो तरह की होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में फर्क क्या होता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट जो है नंबर से शो होती है 1 2 3 4, और अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट पॉइंट्स से शो होती हैं। फोर्थ चैप्टर हमारे पास है लिंक्स का। लिंक्स भी हमने देखे कि एंकर टैग में किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को कोई भी लिंक्स दे सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे कोई लिंक अटैच हो जाए तो हम वो लिंक्स दे सकते हैं। फिफ्थ चैप्टर है इमेजेस का। इमेजेस हमने देखी कि हम अपनी वेबसाइट में कोई भी इमेज किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से बाहर आते हैं और अपना जो क्लास है इसको मैं पहले रीनेम कर देता हूँ क्लास कोड से। इसको हम CMD में ओपन करते हैं। इसको हमने CMD में ओपन करा, कोड लिखा डॉट, हमारे पास विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया। हमारी जो फाइल है या हमारा जो फोल्डर है वो पूरा का पूरा हमारे पास विजुअल स्टूडियो में ओपन हो गया। ये याद रखने वाली बात है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो वो हम किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर करते हैं। तो जब भी हमें उसमें कोई चेंजेस करनी हो या उसमें कोई काम करना हो तो हमें पूरा का पूरा फोल्डर एडिटर में खोलना पड़ता है। अगर हम चाहेंगे कि हम एक स्पेसिफिक फाइल में काम करें तो उसमें हमारा जो कोड है वो कहीं पर भी ब्रेक हो सकता है और फिर हमें उसका रिवर्स करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसलिए अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप पूरा फोल्डर खोलें साथ, ताकि हर एक चीज़ जो है वो साथ ओपन हो। विजुअल स्टूडियो ओपन हो रहा है। हम अपनी बुक में आते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेबल्स और फॉर्म्स का। एक्स्ट्रा मार्कअप इसके बाद है, लेकिन एक्स्ट्रा मार्कअप बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो हम देखेंगे कल। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होंगे वो टेबल्स और फॉर्म्स के होंगे। अच्छा, टेबल्स और फॉर्म्स बहुत ही काम आने वाली टॉपिक्स हैं और बहुत ही यूजफुल टॉपिक्स हैं। इसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर्म्स और टेबल्स को यूज़ करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो रहा है, हम टॉपिक्स को वापस देख लेते हैं कि टेबल्स और फॉर्म्स हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम आज ये देखेंगे पेज नंबर 126। ये इमेज का खत्म हो गया हमारे पास टॉपिक। अब हम आ गए हैं टेबल्स पे। ये टेबल्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि बेसिक कोई भी एडमिशन फॉर्म होते हैं या कोई भी क्वेरी फॉर्म होता है, फीडबैक फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म्स को यूज़ करते हुए बनता है। टेबल को यूज़ करते हुए क्या बनता है, पहले हम ये देखते हैं। आप सब टू डू लिस्ट जानते हैं? टू डू लिस्ट क्या होती है? टू डू लिस्ट, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। टेबल के जरिए टू डू लिस्ट भी जनरेट की जा सकती है।
ये टू डू लिस्ट है क्या, वो भी हम जनरेट करके देखेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि टेबल किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले बेसिक चीज़ पे आते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो हमारे को शो हो जाए। मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ से बंद करके दोबारा खोलूंगा क्योंकि मेरे पास ये इतना खुला नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अटक रहा है ये। मैं इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। इसको भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमने वापस से CMD खोलना है और वापस उसमें कोड लिख के अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है। CMD लिखते हैं वापस यहाँ से। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जब भी हम अपने लैपटॉप में जूम ओपन करते हैं और उसमें कोई भी वीडियो चल रही हो, कोई भी मीटिंग चल रही हो, तो लैपटॉप जो है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो हो जाती है। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होने में भी जितना टाइम ले रहा है, अगर आप लोकल इसको अपने पास काम करके देखें तो इतना टाइम नहीं लेता ये ओपन होने में। जस्ट इन सेकंड्स काम होता है और बहुत फास्ट काम होता है, लेकिन शायद जूम की वजह से, लोड होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अभी ओपन हो चुका है हमारे पास। सबसे पहले हम बॉडी टैग के अंदर आते हैं और एक कमेंट देते हैं। सबसे पहले क्लास 0 1 कोड, ठीक है। और यहाँ पर आके पहले सब कुछ सिलेक्ट करते हैं और इसको ये कमेंट नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास पहले भी बहुत सारी चीज़ें कमेंट्स हैं, तो मुझे अलग अलग सबको कमेंट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट किया, इसको कमेंट करा, इसको सिलेक्ट किया, इसको कमेंट। अगर मेरे पास ये कमेंट्स नहीं लिखे होते जैसे टारगेट लिस्ट इन इमेज, तो मैं अपना कोड एक साथ सिलेक्ट करता और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से इसको कमेंट कर देता। लेकिन क्योंकि मेरे पास पहले भी कमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये कह रहा है कि इसको कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसको समझ नहीं आ रहा कि कमेंट क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं। ये देखें, आधा कोड हमारा कमिट हो गया और आधा नहीं हुआ। ये फिर भी सिलेक्ट होगा। इसको भी कमेंट कर देते हैं। एंकर पे टैग को भी कमेंट कर देते हैं और इमेजेस के टैग में आते हैं। इमेजेस के टैग में हमने एक चीज़ देखनी है, इसलिए मैं इसको भी कमेंट नहीं कर रहा। बैक टू टॉप हम रहने देते हैं ताकि हमारे पास हमेशा बैक टू टॉप जाने का लिंक जो है मौजूद रहे। अब हम आके अपनी वेबसाइट देखते हैं किस तरह की दिख रही है।
क्योंकि मैंने विजुअल स्टूडियो से अपनी फाइल को क्लोज करा था, तो मेरे ब्राउजर में जो फाइल ओपन थी उसने उसको भी कहा कि ये अब ओपन नहीं होगी, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एज। अच्छा, मैं क्रोम से इसलिए ओपन नहीं कर रहा क्योंकि मेरा क्रोम जो है इस वक्त काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको अपने सेकंड ब्राउजर के साथ यूज कर रहा हूँ। ये शो हो रहा था, उसको हमने हटा के रिफ्रेश करा तो अभी ये शो नहीं है। अच्छा, इमेज के साथ हमने देखा था कि कल हम एक एट्रीब्यूट दे रहे थे SRC का, और उसके अंदर हम इमेज का नाम ऐड कर रहे थे। एक और एट्रीब्यूट होता है अल्ट का। अल्ट का एट्रीब्यूट क्या काम करता है? अल्ट का एट्रीब्यूट काम करता है, जैसे मेरे को इमेज है, अब वो इमेज शो नहीं हो रही मेरे पास, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास इमेज शो नहीं हो रही तो इमेज की जगह कोई टेक्स्ट टेक्स्ट शो हो जाए कि भाई यहाँ पर इमेज किस चीज़ की है। तो मैं लिखता हूँ सैम्पल इमेज। कि अगर मेरे यहाँ पर एक्सटेंशन में कोई मसला है, जेपी लिखा हुआ है, तो मेरी कौन सी यहाँ पर इमेज तो शो नहीं होगी, लेकिन इमेज की जगह सैम्पल शो हो रहा है कि यहाँ कोई सैम्पल इमेज है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ वो यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ दिस इज सैम्पल इमेज, दिस इज सैम्पल। ये इमेज नीचे क्यों चला गया है, इसलिए शो नहीं हो रहा। दिस इज सैम्पल इमेज। ठीक है, मैं यहाँ पर अपना कोई भी टेक्स्ट दे सकता हूँ कि अगर मेरा इमेज का नाम गलत है या मेरे इमेज का एक्सटेंशन गलत है तो ये मुझे शो कर दे कि यहाँ पर कोई सैम्पल इमेज पहले से मौजूद है। अच्छा, अगर मेरी इमेज शो हो रही है तो इस अल्ट टैग का कोई भी काम नहीं। क्रोम ओपन हो चुका है, क्योंकि मेरी इमेज शो हो रही है तो अल्ट टैग का कुछ भी काम नहीं, अल्ट टैग शो नहीं होगा। वापिस आते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, कल एक क्वेश्चन हुआ था कि इमेज की हम साइज को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो इमेज की साइज को हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमने विड्थ 100px और हाइट भी दे दी 100px। हमारी जो इमेज है वो 100 बाय 100 की हो गई, 100 बाय 100 की हो गई। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो इमेज है उसकी हाइट 200 हो जाए, विड्थ 200 हो जाए और हाइट 100 रहे, तो ये भी हम कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो इमेज है वो 500 बाय 300 की हो जाए, ये भी हो जाएगा काम। इसी तरह हम अपनी इमेज की हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से कि हमने कितनी बड़ी पिक्चर ऐड करनी है। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी वेबसाइट्स में, हम जब काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक चीज़ आ रही होती है। वो चीज़ क्या होती है? बी आर का क्या काम होता है वो हमने कल देख लिया था डिटेल में, कि बी आर लाइन ब्रेक करता है और लाइन स्पेस हमने देनी हो तो स्पेस के लिए भी यूज होता है। पी का टैग बनाते हैं, पी का टैग किस लिए यूज होता है? पी का टैग हमारे पास यूज होता है पैराग्राफ लिखने के लिए। इमेज का बनाया टैग SRC लिखा, सैंपल इमेज का नाम, क्योंकि हमारे फोल्डर में एक ही इमेज है तो हम इसी इमेज को टारगेट कर सकते हैं, कोई और इमेज हमारे पास नहीं है। यहाँ पे एकदम लोरेन 20 30। ठीक है, हमने एक पी का टैग लिया, पी के टैग के अंदर अपनी इमेज लगाई। अच्छा, मैंने यहाँ पर अर्ल का और अर्ल का एट्रीब्यूट यूज नहीं करा है क्योंकि वो ऑप्शनल है, तो हम यूज करें ना करें उस पर असर नहीं होता। हमने पी के टैग के अंदर इमेज ली, अब इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा गैस करें। आउटपुट पहले इसकी विड्थ कम कर देते हैं, तो बहुत वियर्ड लग रहा है। 100 बाय 100 टू सी। हमने देखा है हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं बहुत सारी, उसमें इमेज के साथ जो है वो हमारा टेक्स्ट शो हो रहा होता है। इसकी भी 100 और 100 कर देते हैं ताकि हमें जो चीज़ हम असल देखना चाह रहे हैं वो हम आराम से देख सकें। 100 बाय 100
कि हमारी जो इमेज है उसके बाद हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। अगर मैं इस इमेज के टैग को जो इमेज का टैग है इसको पैराग्राफ के ऊपर ले जाऊं और उसको कॉपी करते हैं और इसको साथ साथ कमेंट नहीं कर सकते इसको, तो इसको कैंसिल कर देते हैं और पी के टैग के ऊपर आते हैं, टैब देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब मैंने पहले तो पी के टैग के अंदर इमेज का टैग लगाया था, अब मैंने पी के टैग के ऊपर लगाया है, तो ये किस तरह काम करेगा देखते हैं। हमारी जो इमेज है वो ऊपर हो गई और जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे हो गया। ये किस लिए हुआ? क्योंकि ये हमारे पास इमेज का जो टैग है और ये जो पैराग्राफ का टैग है ये ब्लॉक लेवल टैग है। ब्लॉक लेवल टैग क्या होता है कि एक टैग के बाद दूसरा टैग सेकंड लाइन से, न्यू लाइन से शुरू हो। अगर ये इनलाइन टैग होता तो हमारी इमेज के बाद हमारा टेक्स्ट जो है वो इमेज के साथ ही शुरू हो जाता, लेकिन क्योंकि ये इनलाइन नहीं है, ये ब्लॉक लेवल है, तो ब्लॉक लेवल होने की वजह से ये न्यू लाइन में शुरू होगा हमेशा। ठीक है, इसको वापस यहाँ से कॉपी करते हैं, कैसे करते हैं क्योंकि कॉपी हमने किया हुआ है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर हम एक चीज ऐड करते हैं जो कि हमने चेक करी थी, NBSP। व्हाट इज NBSP? ये हमें बताएगा कि इमेज और टेक्स्ट के बीच में गैप दे दो। इसने यहाँ पर गैप दे दिया। ये जो ब्लैंक स्पेस आ रही है ये असल में ये इसकी वजह से NBSP की वजह से ब्रेक स्पेस आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्पेस ज़्यादा दूँ, तो मैं इसको जितनी बार ऐड करूँगा ये मुझे उसमें ही स्पेस दे देगा। इसने इमेज की और टेक्स्ट के बीच में इमेज स्पेस बढ़ा दिया। ठीक है, इमेज में ये चीज़ देखी थी हमने, इसको हम वापस यहाँ पर आके कमेंट कर देते हैं। So now we start our second class 0 to 4। यहाँ से अपनी सेकंड क्लास का कोर्स शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है टेबल का। टेबल नीचे आके टैप करते हैं टेबल। अब मैं जैसे इसको क्लोज करूंगा, इसका क्लोजिंग टैग खुद ही आ गया। इससे हमें पता चल गया कि हमारे टेबल टैग का क्लोजिंग टैग होता है। बुक को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि हमारा क्रोम जो है वो इसमें फाइल ओपन हो चुकी है। टेबल टैग के अंदर दो टैग होते हैं, एक TR और TD। व्हाट इज TR और व्हाट इज TD? TR मतलब टेबल ड्रॉ, ठीक है, टेबल ड्रॉ। जो टेबल के अंदर जब हम कुछ भी काम करते हैं तो वो टेबल ड्रॉ के अंदर काम करते हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी जो साइड में डिटेल्स लिखी हैं वो थोड़ी सी पढ़ें तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, टेबल के साथ द टेबल एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। टेबल का एलिमेंट टेबल बनाने का काम आता है, हमें नाम देख के पता चल रहा है। द कंटेंट ऑफ द टेबल आर रिटन आउट रॉ बाय रॉ। ये हमें बता रहा है कि टेबल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो रॉ बाय रॉ लिखा जाता है। ठीक है, TR, you indicate the start of each row using the opening TR tag। ये बता रहा है कि हम किसी भी रॉ को इंडिकेट करते हैं TR के टैग से कि यहाँ से एक नई रॉ शुरू हो रही है। ठीक है, इट इज फॉलोइंग बाय वन और मोर TD एलिमेंट, वन फॉर ईच सेल इन द रॉ। TR के अंदर हम TD का टैग यूज करते हैं। TD का टैग क्या है? TD का टैग नीचे आकर देख लेते हैं। Each cell of a table is represented by using a TD element. The TD stand for table data। कि हमारे टेबल के अंदर क्या डेटा मौजूद है रॉ की फॉर्म में। ठीक है, हमारे टेबल के अंदर जो भी डेटा होता है वो रॉ की फॉर्म में होता है। एक रॉ होती है, एक कॉलम होती है, तो सबको पता है। लेकिन हमारे टेबल के अंदर जो भी डेटा होता है, जो भी TD होता है वो रॉ की फॉर्म में मौजूद होता है। सबसे पहले आगे हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये काम किस तरह कर रहा है और किस तरह से हम इसको अपने पास देखते हैं तो किस तरह हमें शो करता है। सबसे पहले हम आते हैं, हमने टेबल का टैग बना लिया, अब हम इसके अंदर TR का टैग बनाएंगे। ठीक है, जो कि टेबल ड्रॉ को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके अंदर हम TD का टैग बनाएंगे। TD का हमने 3 टैग बनाने हैं, तो ये तरीका हमने कल देखा था कि हम इसको किस तरह से करते हैं। 30, 40, 50। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना जो डेटा है वो 2 डेटा में एंटर करूँ, तो मुझे TR के टैग के बाहर आना होगा और मुझे एक और TR का टैग जनरेट करना होगा। याद रखें, जब भी टेबल में कोई भी हमने डेटा इनपुट करना होता है तो वो नए TR के टैग में ऐड होता है।
हमें उसके लिए नया टीआर टैग ओपन और क्लोज करना पड़ता है। मैं वापस यहाँ पर आकर टीडी लिखता हूँ, स्टेरिक का साइन लिखता हूँ और 3 लिख देता हूँ। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं कोई अली, जैन, उमर। ठीक है, हम इसको आके रेंडर करते हैं। रेंडर करने के बाद हमने देखा कि हमारा जो डेटा है वो स्पेस आ जाता है कि दोनों के बीच में स्पेस आ गया। हमारा जो डेटा है वो रॉ के फॉर्म में जनरेट हो गया। पहले 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है। फिर नीचे आके दूसरे टीआर का पहला अली है, फिर जैन है, फिर उमर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊं और मैं यहाँ पर जैन की जगह कुछ भी ना लिखूं तो क्या होगा, ये दूसरे टीडी के लिए स्पेस छोड़ देगा। इसने उमर को सेकंड टीडी में ऐड नहीं करा, इसने बकायदा उसके लिए रॉ छोड़ दी, क्योंकि रॉ डिफाइन है। 40 के नीचे दूसरे टीआर का दूसरे नंबर पे जो डेटा है वो ही शो होगा। ठीक है, यहाँ पर आके मैं वापस लिख देता हूँ जैन। ठीक है, ये हमने बेसिक सी चीज देखी कि टेबल हमारे पास किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या काम हो रहा है इसमें। व्हाट इज टीएच? टीएच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। देखिए, हमने इसमें टेबल का टैग लगाया, टेबल के टैग के अंदर टीआर का टैग लगाया, टीआर के अंदर टीएच का टैग यूज करेंगे अब, क्योंकि अब हमने डेटा नहीं, पहले हेडिंग्स यूज करनी है। ठीक है, हेडिंग्स यूज करनी है तो हमने टीएच सैटरडे, टीएच संडे लिखा। अच्छा, मैं कॉपी कोड जो है अपना कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टाइम के लिए, ताकि हमारा टाइम भी बचे और दोनों टॉपिक कवर कर सकें, क्योंकि काफी बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो अगर हम इनको लिखने के लिए जाएंगे तो काफी हमें टाइम लग जाएगा। बीआर से बाहर आते हैं, एक बीआर और लगाते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेरे पास बैक टू टॉप से पहले स्पेस आ जाए। मैं यहाँ पर अपना कोड जो है वो पेस्ट करता हूँ। टीएच का टैग इसके नीचे, वाला टीएच का टैग इसके नीचे, ये वाला टीआर का टैग क्लोज। ठीक है, टीआर का नया टैग ये रहा, इसको हमने ओपन करा, इसके अंदर ये पहली इसकी हेडिंग आ गई। अब हेडिंग के बाद हमने इसमें डेटा एंटर करा हुआ है, इसका सेकंड डेटा आ गया और ये टीआर का टैग क्लोज हो गया। नया टीआर का टैग ओपन करा, इसके अंदर हमने हेडिंग लगाई, हेडिंग का टैग क्लोज करा, इसके अंदर पहला डेटा एंटर करा, ये सेकंड डेटा एंटर करा, ये हमने टीआर का टैग क्लोज कर दिया और ये हमारा फाइनली टेबल का टैग क्लोज हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले हमने टेबल का टैग ओपन करा, उसके अंदर एक टीआर का टैग ओपन करा, टीआर के टैग के अंदर हमने, सॉरी ये पहले वाला है, ये सेकंड हमारे पास जो हमने अभी ऐड करा, टेबल का टैग ओपन करा, उसके अंदर हमने टीआर का टैग ओपन करा। देखिए, टीआर का टैग हम हमेशा ओपन करते हैं। ठीक है, हम हेडिंग लिख रहे हो या डेटा लिख रहे हो, हमने टीआर के टैग के अंदर ही लिखना है उसको। हमने यहाँ पे 3 हेडिंग्स दी हैं, हमने यहाँ पर 3 हेडिंग्स दी हैं, और से देखें हमने यहाँ पे 3 टैग यूज करे हैं। ठीक है, पहला टैग हमने एम्प्टी छोड़ा है, सेकंड हमने सैटरडे और संडे लिखा है। अच्छा, ये स्कोप कॉल क्या है, ये इसलिए हमने लिखा है कि हमने कहा है कि हम सैटरडे और संडे जो लिख रहे हैं इसका स्कोप जो है कॉलम में है। हम डेटा तो रॉ में ऐड कर रहे हैं, टीआर के टैग के अंदर एंटर कर रहे हैं, लेकिन हमने डिफाइन कर दिया कि हमारा स्कोप जो है वो कॉलम है, हमारा जो डेटा है वो कॉलम में एंटर हो। कॉलम समझते हैं ना, हमारा जो डेटा है वो कॉलम में एंटर हुआ है। अगर हम इसको कॉलम ना लिखते तो ये रॉ में जनरेट कर देता, सैटरडे के नीचे संडे लिख देता। ठीक है, लेकिन हमने कहा नहीं, कॉलम में ऐड करो, तो इसने कॉलम में ऐड करके दे दिया हमें। सेकंड आकर देखते हैं, हमने फिर से टीआर का टैग ओपन करा और हमने टीएच लिखा। अब इस बार हमें अपनी हेडिंग जो है वो रॉ की फॉर्म में चाहिए, मतलब पहली वाली हेडिंग जो हमने स्कोप जो दिए थे वो कॉलम में देते हैं। अगर हम यहाँ पर कॉलम दे देते, कॉलम यहाँ पर रॉ डिफाइन ना करते, तो ये टिकट सोल्ड जो है वो सैटरडे और संडे के बराबर में आ जाता। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें रॉ की फॉर्म में चाहिए।
तो इसने हमें रॉ पिक करके दे दिया। उसके बाद हमने 2 टीडी के टैग ओपन करे, उसमें अपना डेटा लिख लिया। टीडी के टैग किस तरह काम कर रहा है ये हमने ऊपर देख लिया, तो इसलिए इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। टीडी के टैग में जो भी चीज हम ऐड करते हैं वो रॉ में ही ऐड होती है, वो कॉलम में ऐड नहीं होती। हमारे पास सॉरी, यहाँ पर हमने क्योंकि स्कोप जो है वो कॉलम लिखा हुआ है, तो जब जब हम रॉ डिफाइन करेंगे वो रॉ में ऐड करेगा, लेकिन अगर हम उसको रॉ डिफाइन नहीं करेंगे तो वो कॉलम में ही ऐड कर देगा। इसलिए हमने यहाँ पर देखा इसने कॉलम में ही ऐड कर दिया हमारे डेटा को। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ यहाँ पर। हमारा जो डेटा है वो रॉ में ही ऐड हो रहा है, हमारा डेटा रॉ में ही ऐड हो रहा है। अच्छा, ये जो हमने स्कोप वाली बात करी थी, सॉरी मैं गलत किया गया यहाँ पर, कि हमने जो ये स्कोप कॉलम बात करी है, तो हमने ये डिफाइन करा है कि सैटरडे और संडे का एक अलग से कॉलम जनरेट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर हमने स्कोप जो रॉ डिफाइन करा है, हमने कहा है कि टिकट सोल्ड का एक अलग से रॉ जनरेट कर दो, कि ये जो हम नीचे डेटा ऐड करेंगे ये एक रॉ में ऐड होगा, और वो रॉ जो होगी वो टिकट सोल्ड की रॉ होगी, ठीक है। इसी तरह हमने सेकंड भी यही करा है कि इसमें रॉ डिफाइन कर दी टिकट सेल्स, और उसमें भी हमने 2 डेटा एंटर कर दिए, तो वो भी हमारे पास टिकट सोल्ड की रॉ में ऐड हो गए। सबसे पहले हमने सैटरडे संडे लिखा और हमने उसको स्कोप दे दिया कॉलम, कि भाई इनके साथ एक एक कॉलम को स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर आगे एक टीडी का टैग और ऐड कर देता हूँ। अब ये क्या काम करेगा, ये बाकायदा स्पेस छोड़ देगा सैटरडे के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके पास फर्स्ट जो डेटा है उसकी जो प्लेस है वो डिफाइन है सैटरडे के फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट 0 इंडेक्स के लिए। इंडेक्स की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंडेक्सेस क्या होती हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये एरिया है टिकट सोल्ड के ऊपर, और सैटरडे से पहले वाला ये हमारे 0 इंडेक्स है, ठीक है। ये हमारी 01 है, ये हमारी 01 है, ये हमारी, यहाँ से अगर हम देखें तो 1, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आके देख लेते हैं ये क्या काम हो रहा है। और अच्छा, इसमें हमने टेबल के टैग के अंदर, अच्छा ये टेबल जो है ना, जिसमें मैंने इंडेक्स वाली बात करी, तो इंडेक्स वाली बात हो सकता है मैंने गलत कही हो, क्योंकि मुझे इंडेक्सेस तो मुझे पता है कि इसमें इंडेक्सेस किस तरह डिफाइन होती हैं, लेकिन हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। तो इंडेक्सेस वाली बात जो है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर इस पर अलग से बात कर लेंगे। लेकिन इतना हमें पता है कि इंडेक्सेस जब भी हम डिफाइन करते हैं तो ये जो हमारा पहला वाला कॉलम होता है ये 0 0 होता है, ये लोकेशन जो इसकी होती है 0 0 होती है, क्योंकि रॉ और कॉलम की जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इसी तरह ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ठीक है। टेबल का जितना भी हमने कंटेंट लिखा है सबसे पहले इसको कमेंट कर लेते हैं, कमेंट, और अब इसमें न्यू डेटा ऐड कर दिया। अच्छा, अब हम इसमें देखें तो हमारे पास जो चीज़ें ऐड हो रही हैं वो इस तरह से ऐड हो रही हैं। इसको मैं पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, इंडेक्सेस वाली बात अगर किसी को क्लियर ना हो तो मसला नहीं है, हम इंडेक्स वाली बात दोबारा भी करेंगे, क्योंकि हमें आगे जावास्क्रिप्ट अगर पढ़नी है तो हमें इंडेक्सेस आनी बहुत ज़रूरी है।
इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट जब हमें क्लियर होगा तभी हम जावास्क्रिप्ट कर पाएंगे, या अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखें तो उसमें भी इंडेक्सेस काफ़ी मायने रखती हैं। अगर इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर है तो हम एरे और लिस्ट को अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं उसको। टीडी का टैग है कि हमारा टीआर का टैग क्लोज हो रहा है, ये टीआर का टैग ओपन हो रहा है, टीएच टीडी अनदर टीडी टीआर का टैग क्लोज और ये टेबल का टैग क्लोज। ठीक है, इसके अंदर हमने टेबल का टैग ओपन करा, टेबल का टैग ओपन करने के बाद हमने टीआर का टैग ओपन करा। टीआर का टैग हम हमेशा ओपन करते हैं, ये बात हमने देख ली। उसके बाद हमने 5 टीएच के टैग लगाए हैं, मतलब ये हमारी 5 हेडिंग्स हैं। अगर हम इनको देखें तो ये बोल्ड में शो होंगी, हमारे पास बोल्ड में शो हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा टीआर का टैग ओपन करा, उसके अंदर हमने पहला जो मंडे है वो टीएच के टैग में लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने टीडी के टैग में लिखे, क्योंकि हमें मंडे बोल्ड चाहिए और हमें बताना है कि ये हमारी हेडिंग है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद हमने टीडी जियोग्राफी, मैथ और आर्ट्स में ऐड कर दिया। नीचे अगर हम देखते हैं तो हमने टीएच ट्यूसडे और ट्यूसडे के लिए ये सब्जेक्ट लिख दिया। अच्छा, कॉल स्पैन क्या है? कॉल स्पैन का मतलब ये है कि हमने ज्योग्राफी के लिए 2 कॉलम डिफाइन कर दिए कि ज्योग्राफी जो है वो 2 कॉलम का स्पेस लेगा, 2 कॉलम की जगह लेगा। अगर हम यहाँ पर आके देखें तो ज्योग्राफी जो है वो हमारा सेफ रिफ्रेश कॉल स्पैन इस पे काम नहीं कर रहा, इसको यहाँ से हटाते हैं ज्योग्राफी से, क्योंकि कॉल स्पैन हमने दिखाना है कि कैसे काम करता है। कॉल स्पैन हमने मैथ को कॉल स्पैन दे दिया। ठीक है, ये देखें मैथ में जो है वो 11 AM और 10 AM की के कॉलम को, मैथ जो है हमारा 2 कॉलम में ऑक्यूपाई हो रहा है, 2 कॉलम की स्पेस ले रहा है। जैसे हम टाइम टेबल्स देखते हैं स्कूल्स के, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 पीरियड्स होते थे। तो यहाँ पर भी हमें बता रहा है कि ज्योग्राफी का एक पीरियड है 9 बजे, फिर 10 बजे से और 11 बजे के जो 2 पीरियड्स हैं वो मैथ के हैं, मतलब उन 2 पीरियड्स में सिर्फ हम मैथ पढ़ेंगे। 12 बजे का जो पीरियड होगा उसमें हम जो है आर्ट पढ़ेंगे। ट्यूसडे को 9 बजे से, मतलब 9 बजे वाला पीरियड, 10 बजे वाला पीरियड और 11 बजे वाला पीरियड डिफाइन है जिम के लिए, कि हम इन तीनों पीरियड्स में सिर्फ और सिर्फ जिम करेंगे। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो जिम है वो सिर्फ 2 पीरियड का हो जाए और एक लास्ट पीरियड जो है वो मेरा इंग्लिश का हो जाए, कि भाई एक लास्ट पीरियड हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे। जिम सिर्फ 9 बजे के लिए और 10 बजे के लिए हो गया, 11 बजे होम इकोनॉमिक्स और 12 बजे इंग्लिश का पीरियड होगा हमारा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि ये कॉलेज में हम क्यों यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर फन लिख दूं सिर्फ, तो जिम हमारा सिर्फ 9 बजे होगा, 10 बजे होम इकोनॉमिक्स, 11 बजे इंग्लिश और 12 बजे, क्योंकि कोई भी हमने चीज़ डिफाइन नहीं करी है तो यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि इंग्लिश भी हम पढ़ेंगे 12 बजे और 11 बजे, दोनों पीरियड में हम इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो ऐसा होता था कि इंग्लिश हम ज़्यादातर पीटी के पीरियड में पढ़ते थे, कि जो हमारा पीटी का पीरियड होता था हमेशा वो इंग्लिश के लिए यूज़ हो जाता था, कि इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास हो जाती थी, उसमें बड़ा गुस्सा आता था हमें। इसको कमेंट कर देते हैं।
को ओपन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा, सेम चीज़ है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ करने के बजाय इसी में कर दूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। हमने देखा रॉ स्पैन क्या है, ठीक है। ओ सॉरी, कॉल स्पैन क्या है। अब हम रॉ स्पैन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन 9 बजे वाले पीरियड में ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। हमने मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन सुबह जो हमारा 9 बजे का पीरियड होगा उसमें हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आगे इस जिम को हटा दूंगा सबसे पहले, तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा और ज्योग्राफी को कर दूंगा रॉ स्पैन 2। अब मेरा जो ज्योग्राफी है वो मंडे ट्यूसडे दोनों दिन 9 बजे वाले पीरियड में होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि हमारा जो ज्योग्राफी है वो मंडे ट्यूसडे दोनों को एक तरह से असाइन हो गया, कि हमने मंडे ट्यूसडे दोनों को असाइन कर दिया कि मंडे ट्यूसडे पहला पीरियड 9 बजे का जो होगा उसमें हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ज्योग्राफी का पहला पीरियड नहीं होना चाहिए, एथिक्स का अगर हो तो ज्यादा बेहतर। एथिक्स कह लें या फिर इस्लामियत कह लें। हमारे स्कूल में इस्लामियत और एथिक्स का पीरियड होता था पहला। अब इसको कमेंट आउट कर देते हैं। इसको हमने कमेंट अब दो हिस्सों में करना पड़ेगा हमें, कि हमने पहले ही एक कमेंट करा हुआ। इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पर आगे। ये कमेंट हो चुका है, यहाँ पर आते हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है। हमने रॉ स्पैन भी देख लिया, कॉल स्पैन भी देख लिया। आप लोग भी ये बुक ओपन करके ये चीजें देख सकते हैं और इसको यूज भी कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने बताया था पहले भी कि अब यूज नहीं होती। टी बॉडी, टी फोर, टी हेड, ये चीजें अब यूज नहीं होती। ये पहले यूज होती थी, लेकिन अब जब से HTML5 आया है तो अब ये यूज नहीं हो रही। टी हेड क्या काम करता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले टी हेड उठाते हैं कि टी हेड क्या काम कर रहा है। बल्कि टी बॉडी भी उठा लेते हैं, कॉपी यहाँ पर आके पेस्ट। जो टाइम हमारा कोड लिखने में बच रहा है वो एडजस्ट हो रहा है इसको सेट करने में, लेकिन फिर भी कम ही टाइम कंज्यूम हो रहा है हमारा। टाइप करने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। अब इसमें टी फुट को ऐड कर लेते हैं, फिर इसके बाद टेबल के टैग को हम क्लोज कर देते हैं। कॉपी, बॉडी का टैग क्लोज करा, इसको पेस्ट करा, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने टेबल का टैग बनाया, इसका नाम हमने टी हेड का टैग बनाया। टी हेड का टैग जो हमारे पास यहाँ पर ओपन हो रहा है वो यहाँ पर क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमने टी आर बनाया। टी आर हम हमेशा यूज करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि टी आर के बगैर टेबल में कुछ भी काम नहीं होता। टी आर के अंदर हमने टी एच के 3 टैग ओपन करके उसके अंदर डेट, इनकम और एक्सपेंस
इसमें इंश्योर लगा दिया। उसके बाद हमने टी बॉडी का टैग ओपन करा। टी बॉडी का टैग के अंदर भी हमने टी आर का टैग यूज करा है। टी आर का टैग के ऊपर कोई काम नहीं होता। इसमें हमने एक हेडिंग ऐड करी है और 2 डेटा ऐड करे हैं। उसके बाद हमने टी फुट लिखा, टी हेड, टी फुट, टी बॉडी, ये तीनों टैग अब यूज नहीं होते। टी हेड, टी बॉडी और टी फुट अब यूज नहीं होते, लेकिन आने चाहिए क्योंकि कभी जरूरत पड़ जाए तो आप इनको यूज कर लें, लेकिन ये अब ज्यादातर यूज नहीं होते। इसके अंदर हमने 3 टीडी का टैग दे दिए। ये काम क्या कर रहा है ये आकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये हमारे पास इस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले ये हमारा टी हेड है, ये हमारा टी बॉडी है, ये हमारा टी बॉडी है और ये हमारा टी फुट है। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। 2 जनवरी इनकम हमारी उस दिन हुई 250 और हमने खर्च कितना किया 20। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। टोटल इनकम हमारी कितनी हुई 500 2 दिनों में। हमने खर्च कितना किया 56। ये हमारे 2 दिन की इनकम आ गई, ये हमारे खर्चे आ गए और ये उन 2 दिनों का हमारे पास वो आ गया, टोटल आ गया कि 2 दिनों में हमने कितनी। यहाँ पर हम टोटल लिख देते हैं ताकि आसानी रहे समझने में। ये हो क्या रहा है काम टोटल, ये टोटल शो हो गया, टोटल 556। ठीक है, ये हमारा टी हेड, ये हमारा टी बॉडी है, ये भी हमारा टी बॉडी है और ये हमारा टी फुट है। जैसे अगर हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें कोई कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो हमने अगर कैलकुलेशंस को शो करना है तो हम कैलकुलेशंस को इस तरह शो कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं अब। बुक में आकर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और टेबल का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो भी यही है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि टेबल किस तरह बनता है, क्या क्या उसमें यूज होता है, क्या होता है, लेकिन अब हम एक अपना टेबल जनरेट कर चुके हैं इसमें। ये हमारा एक बेसिक सा टेबल बन चुका है। तो ये हमारा टेबल का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम फॉर्म का टॉपिक देखेंगे, क्योंकि फॉर्म का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी नज़र में टेबल से ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्म का टॉपिक है। लेकिन टेबल का टैग भी बहुत, टेबल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम इसको स्किप कर देते और आगे निकल जाते, ये भी आना लाजमी है। इसमें हम अपने टेबल को स्टाइल भी कर रहे हैं एक तरह से। अभी तक तो हम देख रहे थे कि हम अपने टेबल में डेटा इनपुट करते थे, वो जिस तरह चाहे शो हो जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें हम जो है टेबल की हर चीज डिफाइन कर रहे हैं। वो किस तरह से वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसको रेंडर करते हैं और देखते हैं कि ये शो किस तरह हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए हमें
स्टाइल का टैग स्टाइल यूज करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर रहने देते हैं, कलर चेंज नहीं होगा। सबसे पहले जो हम टेबल बना रहे हैं हमने उसकी विड्थ डिफाइन कर दी कि भाई 400 px की उसकी विड्थ है, ठीक है। हाइट ऑटो है, जितना हम डेटा देंगे उसके हिसाब से उसकी हाइट मैनेज हो जाएगी, ठीक है। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। व्हाट इज सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग? ये एक सेल है, ये एक सेल, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो सेल पैडिंग है, ठीक है। ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको हम पैडिंग कहते हैं, सेल पैडिंग। और ये एक सेल है, इसका एक बॉर्डर है जो कि इस वक्त हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो उस बॉर्डर से इस टेक्स्ट के जो स्पेस है वो है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में क्या फर्क है? ये एक सेल है हमारा, ये दूसरा सेल है, इन दोनों के बीच यहाँ से यहाँ तक की जो स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक की, ये सेल पैडिंग है। और ये एक सेल जो है और सेल के अंदर इस टेक्स्ट की जो पैडिंग वो है, स्पेस है, वो है सेल स्पेसिंग। ये रिस्पॉन्सिव नहीं है तो इसको पहले हम हटा देते हैं। ये हमारा पहला टी आर है, सेकंड टी आर है। ये देखें, जनवरी के बाद ये जो ग्रीन लाइन जो आ रही है, अगर मैं इसको क्लिक करूं और नीचे आकर ये देखूं पैडिंग, इसने पैडिंग डिफाइन करी हुई है 10 की, कि जनवरी के आसपास पैडिंग है 10 की, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इस पे आऊं तो यहाँ पर भी पैडिंग डिफाइन है 10 की, ठीक है। अच्छा, सेल स्पेसिंग क्या है? सेल स्पेसिंग ये है कि हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर आके देखता हूँ या जनवरी में आके देखता हूँ तो इस सेल के अंदर जनवरी में टॉप से और लेफ्ट से और राइट से सेल के अंदर ये सेल की पैडिंग है, ये हम सेल के अंदर आ गए, लेफ्ट पे और राइट पे हमें स्पेसिंग नजर आ रही है, ये स्पेसिंग डिफाइन कर रहा है हमारा सेल स्पेसिंग। सॉरी, यहाँ पर सेल स्पेसिंग जो है वो उसको डिफाइन कर रहा है कि जनवरी का एक सेल है और 250 का एक सेल है, इन दोनों की पैडिंग तो हमने देख ली कि पैडिंग किस तरह है, लेकिन इन दोनों सेल की पैडिंग को मिलाकर जो पैडिंग बन रही है उसके बीच में एक सेल स्पेसिंग भी है। मतलब ये एक सेल है, ये एक सेल है, इन दोनों को जो अलग कर रहा है वो हमने 5 डिफाइन करी हुई है। ये सेल स्पेसिंग अंदर की स्पेसिंग है, बाहर की स्पेसिंग है, ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है मुझे। ये अंदर की स्पेस है या बाहर की स्पेस है, लेकिन ये काम शीत अगर इसको ऐसा करते हैं कि हम बढ़ाकर चेक करते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमें समझ में आ जाएगी कि ये क्या काम कर रही है सेल स्पेसिंग। कोई खास फर्क नहीं पड़ा इसमें।
थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं। हाँ, ये सेल के अंदर की स्पेसिंग ही काम कर रही है कि हमारा जो ये सेल है, इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस उसमें कितनी स्पेस होगी। डेवलपर टूल में आके वापस कंफर्म कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये हमारा टेबल आ गया। ओपन करते हैं, ई बॉडी टी आर, ये देखें सेल स्पेसिंग हमारे पास शो हो रही है। अगर आप माउस से देखें, क्योंकि मैं माउस यहाँ से हटाऊंगा तो ये हमारे पास नहीं नजर आएगा। जैसे ही मैं माउस को इधर उधर लेके जाऊंगा, हमारी 250 के बाद जो स्पेस आ रही है राइट हैंड साइड पे, ये हमारे पास सेल स्पेस डिफाइन कर रही है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास स्पेस आ रही है 250 के बाद, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें स्पेस आ रही है, ये हमारी सेल स्पेसिंग डिफाइन कर रही है। ठीक है, इसको वापस 5 कर देते हैं। यहाँ पर आगे रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये देखिए नहीं, ये सेल स्पेसिंग यहाँ पर भी सेम ही है। इसको हम बाद में देखेंगे ये क्या काम कर रही है। बेसिक जो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है वो ये है कि हमने अपना एक टेबल जनरेट कर लिया विड्थ को यूज़ करते हुए और सेल पैडिंग को यूज़ करते हुए। अगर हम सेल स्पेसिंग को थोड़ा सा हम बाद में देखते हैं ब्रीफली। मैं इसको खुद से कंफर्म करके फिर आपको ज़रूर बताऊंगा इसको कल कि सेल स्पेसिंग क्या काम कर रही है। सबसे पहले हमने टी आर का टैग यूज़ करा। टी आर के टैग के अंदर हमने टी एच, उसके अंदर हमने स्पेस ब्लैंक स्पेस छोड़ दी और उसको हमने विड्थ डिफाइन कर दी 150 की। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा डी एच लिखा, उसके अंदर विड्रॉ, उसके अंदर क्रेडिट। फिर हमने एक और टैग यूज़ करा जिसके अंदर हमने बैलेंस लिख दिया। तो ये हमारी जो विड्रॉ, क्रेडिट और बैलेंस है वो बोल्ड होगा, हमारा शो होगा। ये हेडिंग्स है। सेकंड आए हमने जनवरी लिखा, जनवरी में हमने कितना विड्रॉ किया है वो लिखा हमने, कितना हमने क्रेडिट किया है वो हमने लिखा है यहाँ पर, और कितना हमारे पास बैलेंस है वो हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, जैसे अगर हम किसी बैंक की कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो स्टेटमेंट बनाने के लिए काम आती है, या अगर हम बैंक की स्टेटमेंट जनरेट कर रहे हैं तो वो किस तरह से बनती है। ठीक है, आई होप कि अब ये चीज़ें क्लियर होंगी कि ये टेबल किस तरह से बन रहा है। सेल स्पेसिंग की जो बात है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कल, लेकिन असल जो फोकस है वो हमारा टेबल पे कि टेबल हम जनरेट किस तरह कर रहे हैं, टेबल के अंदर टी आर क्यों यूज़ हो रहा है, टी एच क्यों यूज़ हो रहा है, ये सब हमने देखा। और इसके अंदर हमने एक नई चीज़ सीखी, वो फिट और सेल पैडिंग की। सेल पैडिंग क्या है कि दो सेलों के बीच में पैडिंग जो है, जनवरी और 250 के बीच में जो स्पेस है उसको हम पैडिंग कहते हैं। ये हमने डिफाइन कर दी। अगर हम इसको डिफाइन ना करें, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके एक स्पेस कर दूँ, हमारी ये स्पेस हट चुकी है और विड्रॉ से हमारी जो स्पेस है वो हट चुकी है। इसको हम वापस लिख देते हैं, हमारी सेल पैडिंग वापस से आ गई, इधर भी आ गई और टॉप पे भी आ गई। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं, फॉर्म्स का टॉपिक देख लेते हैं हम। फॉर्म्स, फॉर्म्स बेसिकली क्या है, नाम से पता चल रहा है
ये किसी फॉर्म बनाने का काम आता है। जैसे हमने यूजर से कोई इनपुट लेना है, ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें एक फॉर्म बनाना पड़ता है। गूगल फॉर्म हम सबने देखा है, डेटा लेने का काम आता है, ठीक है। इसमें बॉस टेबल में कुछ चीज़ें हैं जो कि हो सकता है रह गई हो हमारे पास, और फॉर्म में भी कुछ चीज़ें होंगी जो कि मैं खुद से जानबूझ के छोड़ूंगा। वो किस लिए छोड़ूंगा? वो इसलिए ताकि आप लोग भी बुक खोलें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर सिर्फ क्लास में सीखेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप बुक खोलें, खुद भी समझें चीज़ों को कि चीज़ों में कि हमारे पास क्या होगी। सबसे पहले चीज़ तो ये देख लेते हैं। किसी भी फॉर्म में या कहीं भी हमें यूज़र नेम इनपुट लेना होता है यूज़र का, तो हम उसके लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। अच्छा, फॉर्म जब हम देखते हैं तो फॉर्म के अंदर हम जाहिर सी बात है फॉर्म का टैग पहले यूज़ करते हैं। अच्छा, ये एक्शन क्या है? जैसे मैंने फॉर्म जनरेट कर लिया, उसके बाद मैंने उसमें इनपुट ले लिया, अब उस इनपुट को कहीं स्टोर करवाना है, तो ये उसकी फाइल है कि हमने यहाँ पर जो यूज़र से इनपुट लिया है वो इसमें स्टोर करवाना है। लेकिन क्योंकि इस वक्त हमने PHP की कोई भी फाइल अपने पास नहीं लिखी, तो हम यहाँ पर जस्ट हैश लिख देते हैं, एक्शन हैश, क्योंकि इस वक्त हम स्टोर नहीं कर पा रहे, सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हम फॉर्म को बना किस तरह सकते हैं। पी का टैग हमने यूज़ करा, पी के हमने यूज़र नेम लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने इनपुट का टैग यूज़ करा। इनपुट का टैग इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है कि हमने इसमें यूज़र से इनपुट लेना है। व्हाट इज टाइप? हमने कहा कि यूज़र से जो भी इनपुट लो वो टेक्स्ट की टाइप में होना चाहिए, ठीक है, ना कि नंबर, ना कोई पासवर्ड। नाम क्या होना चाहिए? यूज़र नेम, ठीक है, क्योंकि जहाँ अपने डेटाबेस में उसको एंटर करेंगे तो ये जो नेम और यूज़र नेम है, ये इसकी जो ज़रूरत है वहाँ तक पड़ती है कि जो इनपुट लिया है उसका नाम क्या है। उसका नाम है यूज़र नेम। तो मैंने बिलाल इनपुट लिया है तो बिलाल क्या है? वो यूज़र नेम है, ठीक है। साइज़, हमने जो यूज़र नेम का जो हमारे पास जगह शो होगी वो 15 की शो होगी, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ के यूज़र नेम की मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। 30 से ज़्यादा का अगर यूज़र नेम होगा तो वो अपने पास एंटर नहीं करेगा। हम इसको 5 कर देते हैं ताकि हमें देखने में आसानी रहे कि ये क्या है। यूज़र नेम मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ बिलाल। अब मैं बिलाल से अगर एंटर कर रहा हूँ या कुछ भी एंटर कर रहा हूँ, ये मेरे पास इनपुट नहीं ले रहा, क्योंकि इसके बाद जो डिफाइन है वो 5 की ही डिफाइन है। मैं यहाँ पर स्पेस करूँ या कुछ भी लिखूँ, ये अपने पास इनपुट नहीं लेगा, क्योंकि इसको डिफाइन है कि 5 से ज़्यादा इनपुट नहीं लेना है इसने, ठीक है। व्हाट इज साइज? साइज को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर अगर सिर्फ 5 कर देता हूँ तो ये है, ये सिर्फ 5 का हो गया। इसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया। अगर हमें इसका साइज़ बढ़ाना है तो हम इसको वापस 20 कर देते हैं, 20 हो गया। 20 काफ़ी बड़ा हो रहा है, 15 था पहले, बाय डिफ़ॉल्ट 15 कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र नेम जो लूँ मैं यूज़र का पूरा नाम लूँ, तो पूरा नाम लेने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको 15 रखें, ताकि कोई भी अपना नाम जब इनपुट करे तो अपना पूरा नाम एंटर कर सके। तो मैंने अपना ये पूरा नाम एंटर कर डाल। जैसे किसी का नाम होता है शेख अहमद, अहमद से आगे नहीं जा रहा है ये, ठीक है, क्योंकि नाम जो है और स्पेस को मिलाकर 15 लेटर्स हो चुके हैं, तो ये कह रहा है कि हम इससे ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं इससे ऊपर नहीं जाऊँगा। हम यहाँ पर आते हैं और मैक्सिमम लेंथ हटा ही देते हैं सिरे से,
भाई मैक्सिमम लेंथ तुम्हारे पास कोई है ही नहीं। यूजर जितनी भी इनपुट देना चाहे तुम उससे ले सकते हो। अली, अहमद, जैन, आदिल, अदील इनपुट लेता रहेगा क्योंकि इसके पास मैक्सिमम जो लेटर्स की कैपेसिटी है वो डिफाइन नहीं है। ये लेता रहेगा लेटर्स को अपने पास इनपुट करता रहेगा। नीचे आते हैं, पासवर्ड इनपुट। अच्छा, हमने ऊपर देखा कि हमने यूजर नेम से यूजर यूजर नेम लिया। अब हमें चाहिए पासवर्ड। तो हम पासवर्ड में क्या करें? इसी को कॉपी करते हैं या इनपुट कर या उसको पेस्ट करते हैं। अब टाइप लिखना है, ठीक है। अब इसको हम टेक्स्ट से हटा के पासवर्ड कर देते हैं। नेम पासवर्ड कर देते हैं, इसको भी पासवर्ड कर देते हैं। अब ये जो इनपुट है ना वो एक अलग तरीके से लिखना। आपने देखा होगा जब भी आप किसी जगह पे अपना पासवर्ड पासवर्ड डालते हैं तो वो अच्छा, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड इनपुट करता हूँ तो ये पासवर्ड शो नहीं कर रहा, सिर्फ डॉट लिखेगा। ये पासवर्ड के लिए शो होता है। अगर यहाँ पर भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता तो ये हमारे पास शो करता कि हम कौन से लेटर्स इनपुट करते हैं। जैसे हमने देखा है कि पासवर्ड की लेंथ डिफाइन होती है। मिनिमम लेंथ 8, कि भाई 8 मिनिमम लेंथ है। अगर 8 से कम हो तो पासवर्ड को इनपुट ना करो। क्योंकि इस वक्त हमारे पास सबमिट का ऑप्शन नहीं है। तो जब सबमिट का ऑप्शन करेंगे, यहाँ पर बटन लगाएंगे तो हम देखेंगे कि ये यहाँ पर हमें एरर देगा। अगर हम सिर्फ 8 से कम जब भी हम लेटर्स का पासवर्ड लिखेंगे तो ये हमें एरर देगा कि मिनिमम जो लेंथ है वो आपकी पासवर्ड की 8 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। टेक्स्ट एरिया, व्हाट इज टेक्स्ट एरिया? टेक्स्ट एरिया भी सिंपल सी चीज़ है। यहाँ आते हैं, इसी के अंदर डिफाइन करते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, योर कमेंट्स। सबसे पहले टाइप डिफाइन कर देते हैं। इसमें टाइप नहीं आती। नेम, कमेंट्स, कॉलम और रॉस। अच्छा, ये कॉलम और रॉस क्या है ये हम अभी देख लेते हैं। कॉल 20, रॉ 4। रॉ मतलब हाइट, कॉलम मतलब विड्थ। कि हमारे टेक्स्ट एरिया की जो स्पेस है, मतलब उसके अंदर जो एरिया है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, योर कमेंट्स अबाउट इट। योर कमेंट्स अबाउट इट, और ये हमारे पास कमेंट लिखने की जगह शो हो चुकी है। अच्छा, ये एंटर योर कमेंट्स जो यहाँ पर शो हो रहा है
इसको हम ऐसा करते हैं, प्लेस होल्डर बना देते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है? प्लेस होल्डर ये होता है, मैं यहाँ पर आया, मैंने प्लेस होल्डर लिखा, एंटर योर कमेंट। ठीक है, प्लेस होल्डर हम सब जगह यूज करते हैं। प्लेस होल्डर आपने देखे होंगे पासवर्ड। अभी जब मैं इसको रेंडर करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि प्लेस होल्डर क्या काम कर रहा है। ये काम कर रहा है प्लेस होल्डर। यूजर नेम के अंदर से यूजर नेम लिख दिया, जैसे ही मैं कुछ लिखूंगा प्लेस होल्डर गायब हो जाएगा। ये हमें बता रहा है प्लेस होल्डर कि इसके अंदर आपने क्या लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास टेक्स्ट एरिया के अंदर प्लेस होल्डर काम नहीं कर रहा, हमारे पास ये पी का टैग नहीं है। पी का टैग हम दोनों में से हटा देते हैं। अब यूजर को हमें समझाना है कि भाई इसने इनपुट देना क्या है। अगर वो खुद से बता तो चलेगा ना उसने इनपुट देना क्या है। तो हमने प्लेस होल्डर लिखे हैं, यूजर नेम, पासवर्ड। अच्छा, आपने देखा कि जैसे ही मैंने पी का टैग हटाया ये इनलाइन हो गया। जो बात मैंने ऊपर करी थी कि पी जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो जब तक पी लिखा हुआ था तब तक तो ये ब्लॉक लेवल शो हो रहा था। जैसे ही मैंने पी का टैग हटाया ये इनलाइन शो हो गया। इनलाइन मतलब बराबर बराबर। ठीक है, हमारे पास तरीका है इसको ब्लॉक लेवल बनाने। ये अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं, दोनों के बीच में स्पेस भी आज हम चाह रहे हैं, स्पेस भी लगा देते हैं। दोनों के बीच स्पेस आ गया। यूजर नेम, पासवर्ड। अच्छा, आपने देखा होगा पासवर्ड और यूजर नेम कब कहीं कुछ जगहों पर रिक्वायर्ड भी होते हैं। तो यहाँ पर आके हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। पासवर्ड में भी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये रिक्वायर्ड काम क्या कर रहा है इस वक्त? तो अगर हम आगे रेंडर करते हैं तो हमारे पास शो नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सबमिट का बटन भी ऐड कर दूँ तो बाकायदा जब हम अगर यूजर नेम का हम क्लिक करते हैं और हम कुछ नहीं लिखते तो ये बोलेगा कि ये रिक्वायर्ड है, उसको आप लाजमी फिल करें फॉर्म को फिल करने के लिए। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, पासवर्ड में पासवर्ड नहीं लिखा, यहाँ पर आया मैंने अपना सबमिट लिखना शुरू कर दिया। अब मैं जैसे सबमिट करता ना यहाँ पर, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड का बाकायदा ऑप्शन आता है, ये रिक्वायर्ड है, ये लिखना लाजमी है पासवर्ड। ठीक है, सबमिट का बटन जब हम बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये रिक्वायर्ड क्या काम करता है। तो ये एक बहुत मजे की चीज आ गई। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास कोई फॉर्म हो या कोई भी चीज हो उसमें हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए रेडियो यूज होता है। रेडियो क्या है? रेडियो है ये गोल, जो गोल आपको दिख रहा है ना, इसको हम रेडियो कहते हैं। इसी तरह नीचे आके देखते हैं तो ये होता है चेकबॉक्स। चेकबॉक्स क्या होता है? ये जो आपको स्क्वायर नजर आ रहा है इसको चेकबॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें देखते हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं और किस तरह से काम करती हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फॉर्म के टैग के नीचे आते हैं, पहले बी आर लिखते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। एक्शन की जगह पर हैश, क्योंकि इस वक्त हमें अपना डेटा कहीं भी स्टोर नहीं करना, सिर्फ हम ये देखना है कि हमारा जो फॉर्म है वो जनरेट किस तरह होता है।
सबसे पहले हमने फॉर्म का टैग यूज करा, उसके अंदर हमने पैराग्राफ लिखा, प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट, उठा के सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये पुरानी HTML की बुक है तो इसमें जो है ये एंड में फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है, फॉरवर्ड स्लैश की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर भी देखा फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ था, लेकिन अगर हम फॉरवर्ड स्लैश ना भी लगाएं तो ऐसा कोई मसला नहीं है इनपुट में, ठीक है। चेक का हम हटा देते हैं कि हमें चेक नहीं रखना, हम चाह रहे हैं कि यूजर खुद से चेक करे इसको, वो जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहे वो इसको सेलेक्ट करे, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 चीजें यूज हो रही हैं, सब्जेक्ट, 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 फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। इसको यहाँ पर आके रेंडर करते हैं, ये देखें, जैसे मैंने एक फॉर्म बनाया, अब मैं चाह रहा हूँ कि उसमें यूजर जो है वो कोई एक कोर्स सेलेक्ट करें, अपने कोर्स ऑफर करने के लिए मैंने फॉर्म बनाया, तो मैं उसको ऑप्शन देता हूँ प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट कोर्स, सब्जेक्ट से कोर्स कर लें, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोर्सेज का नाम लिख दिया, यूजर आता है इसको सिलेक्ट करता है, इसको सिलेक्ट करता है या इसको सिलेक्ट करता है, तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता है। इसी तरह रेडियो भी यही काम, चेक भी यही काम करता है, लेकिन चेक के काम करने का थोड़ा सा जो तरीका है वो डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आके पेस्ट कर लेते हैं और इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 फॉर्म के टैग यूज हो रहे हैं, ऊपर वाला फॉर्म का टैग अलग है, ये वाला फॉर्म का टैग अलग है, इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास PR के टैग में भी फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, इसको भी हटा देते हैं और चेक भी यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि खुद से चेक करें। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हमारा थर्ड इनपुट है, ठीक है। पहला फॉर्म हमने बनाया सब्जेक्ट के लिए, दूसरा हमने बनाया फेवरेट म्यूजिक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें म्यूजिक्स के नाम दे दिए, ये म्यूजिक के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, ये वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो टाइप देख लें, यहाँ पर मैंने टाइप लिखी है रेडियो, तो रेडियो आ गया, यहाँ पर हमने चेक बॉक्स लिखा हुआ है तो ये चेक बॉक्स आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी रेडियो लिख दूँ तो ये रेडियो आ जाएगा, 2 चेक बॉक्स हो जाएंगे, एक रेडियो हो जाएगा। यहाँ पर आके इसको हम रेंडर करते हैं, ये रेडियो आ रहा है, बाकी 2 चेक बॉक्स आ रहे हैं, ये चेक बॉक्स होता है, ये रेडियो, ठीक है। दोनों में ये फर्क है। नेम, नेम क्या है, नेम वो है कि ऊपर जो हम टेक्स्ट में डिफाइन कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं कि हम यूजर से किसके बारे में उसकी चॉइस मांग रहे हैं, किस चीज़ के बारे में चॉइस मांग रहे हैं, वो हम नेम लिख देते हैं, ठीक है। वो हम नेम के टैग में, नेम के एट्रीब्यूट में लिख देते हैं। व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू वो जो कि हमने यूजर से इनपुट लेना है, मतलब यूजर अगर फिजिक्स को सिलेक्ट कर रहा है तो हम वैल्यू में फिजिक्स लिखेंगे, यूजर ने
फिजिक्स को सिलेक्ट किया है, ठीक है। सब्जेक्ट नेम में आएगा क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि हम यूजर से किसकी चॉइस मांग रहे हैं, सब्जेक्ट की चॉइस मांग रहे हैं। और वैल्यू में वो आएगा कि उसने क्या सब्जेक्ट की कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, ठीक है। वैल्यू में वो चीज़ आएगी कि उसने फिजिक्स को सिलेक्ट किया है, ठीक है। चेकबॉक्स में भी सेम काम हो रहा है, नेम और वैल्यू सेम काम कर रहा है, और टाइप भी मैंने बताया जिस तरह ये रेडियो और चेकबॉक्स क्या फर्क है। अच्छा, मैंने बताया था कि चेकबॉक्स एक अलग तरीके से काम करता है, वो ये चेकबॉक्स में चीज़ है वो ये है कि आप रेडियो में आके देखें तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये डिसलेक्ट हो जाता है, इसको सिलेक्ट करता हूँ ये डिसलेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर आके इसको चेक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, ये भी सिलेक्ट रहेगा, ये भी सिलेक्ट रहेगा, ये भी सिलेक्ट रहेगा। इसको मैं खुद से डिसलेक्ट करूँगा, इसको भी खुद से डिसलेक्ट करूँगा इससे। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैंने एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करवाने हैं यूज़र से तो मैं चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। अगर मैंने सिर्फ एक ही इनपुट चाहिए, मुझे सिर्फ एक चॉइस चाहिए, तो मैं चेकबॉक्स यूज़ करूँगा, रेडियो यूज़ करूँगा, ठीक है। एक चॉइस के लिए रेडियो, और अगर मैं मल्टीपल चॉइसेस चाह रहा हूँ तो मैं चेकबॉक्स यूज़ करूँगा, ठीक है। दोनों में ये फ़र्क है, माइनस का। एट्रीब्यूट दोनों की सेम है, दोनों को लिखने का तरीका ये है, दोनों के काम करने का तरीका एक ही है, सिर्फ ये माइनस का डिफरेंस है। ये देख लेते हैं कि ये सिलेक्ट किया है, ये क्या काम कर रहा है। इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर हैश लिख देते हैं। यहाँ पर हमने एक नया टैग यूज करा है सिलेक्ट का। हमने पहले फॉर्म का टैग यूज करा, उसके अंदर हमने एक नया टैग यूज करा सिलेक्ट का। पहले पी लिखा, ठीक है। पी के अंदर हमने जो भी हमने यूजर को बताना है कि आपने सिलेक्ट क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हमने सिलेक्ट का टैग यूज करा। सिलेक्ट के टैग के अंदर हमने लिखा डिवाइसेस, कि हम यूजर से क्या सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं। नेम के अंदर हमेशा वो चीज़ आती है जो कि हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं। आपसे जो भी हम यूजर से जिस चीज़ के बारे में हम मालूम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा कि हम सब्जेक्ट के बारे में मालूम करना चाह रहे थे, यहाँ पर हम सर्विस के बारे में मालूम करना चाह रहे थे, यहाँ पर हम डिवाइसेस के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने डिवाइसेस का नाम लिख दिए। वैल्यू में हमने बताया, ऊपर भी देखा कि हम वैल्यू में वो चीज़ देते हैं जो कि हम यूजर से मालूम करते हैं कि भाई आईपॉड सेलेक्ट किया है तो वैल्यू में वही आईपॉड लिखा हुआ हो, ताकि जब हमारे पास ये डेटा स्टोर हो तो हमें पता हो कि भाई उसने यूजर ने क्या इनपुट करा है, क्या सिलेक्ट करा है, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर एक और टैग यूज होता है ऑप्शन का। इस बार हम इनपुट का टैग यूज नहीं करते क्योंकि हम यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम यूजर को ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करो, ठीक है। ऑप्शंस हमने दे दिए सर, ये ड्रॉप डाउन बन चुका है, हमारे पास ऑप्शंस शो हो रहे हैं। आईपॉड, रेडियो, कंप्यूटर मैंने सेलेक्ट करा, कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया। रेडियो सेलेक्ट करा, रेडियो लिखा हुआ आ गया। आईपॉड सेलेक्ट करा, आईपॉड लिखा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। मल्टीपल सिलेक्ट बॉक्स। अच्छा, इसको देख लेते हैं एक दफा। वैसे ये चीज यूज नहीं होती, अगर आपको यूजर से कोई ऑप्शंस में चीज पूछनी है तो वो
सिंपल उससे भी काम हो जाता है, लेकिन चीज़ देख लेते हैं कि भाई ये सामने आई है। सबसे पहले इसको हैश कर देते हैं। ईपी का टैग आ गया। पी के टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है ये आप लोग बाद में पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है हमसे। इसके अंदर इसने एक एट्रीब्यूट ज़्यादा दिया है सिर्फ, बाकी सब काम सेम है। ओके, तो ये ऑप्शन का टैग यहाँ पे क्लोज होगा, ये दूसरा ऑप्शन का टैग यहाँ से शुरू होगा, यहाँ खत्म होगा, और ये वाला ऑप्शन का टैग हो जाएगा। चले आएंगे, एक दो तीन चार, चार ऑप्शन हमारे पास शो हो रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये सिलेक्टेड हटा देते हैं, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं करना, हम चाह रहे हैं कि यूजर को सिलेक्ट करे। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने पैराग्राफ में बताया यूजर को कि क्या काम हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमने नेम में इंस्ट्रूमेंट ले लिया कि हम चाह रहे हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करवाएं। ठीक है, साइज हमने 3 दे दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट या हम प्रॉपर्टी यूज करिए मल्टीपल की। ठीक है, मल्टीपल इसके लिए यूज करा है कि हम चाह रहे हैं कि यूजर जो है मल्टीपल अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सिलेक्ट कर सके। किस तरह सिलेक्ट कर सके वो चल के देखते हैं। यहाँ पर शो हो रहा है, अब वो ये सिलेक्ट करता है, ये सिलेक्ट करता है, तो इसके पास सिर्फ एक सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम अपना ऊपर टेक्स्ट गौर से पढ़ें तो उसने कहा है कि भाई आपने इसको सिलेक्ट करा, आप कंट्रोल प्रेस करो और सेकंड भी प्रेस करो, सेकंड, उसके बाद जितने चाहे आप प्रेस कर सकते हो। मैंने गिटार डिसलेक्ट किया और बेस को सिलेक्ट कर लिया। मैं चाह रहा हूँ कि मैं गिटार को और कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लूँ, तो पहले मैंने गिटार को सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबाया और उसके बाद कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लिया। इस तरह मैं मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। फाइल इनपुट बॉक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म का जो टॉपिक है ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको फॉर्म बनाना आता है तो आप बहुत सारी चीजें जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। वेबसाइट्स में जो कॉन्टेक्ट फॉर्म बनते हैं वो भी इसी से बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होते हैं। यूजर से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, यूजर अपनी मर्जी से इनपुट दे सकता है, अपनी मर्जी की चीज़ सिलेक्ट कर सकता है, अपनी मर्जी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है चीज़, और इस पर ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्रिप करने का एक तरीका जो कि मैंने शुरू में ही बताया था कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये फॉरवर्ड स्लैश मैं इसलिए हटाता हूँ क्योंकि ये अब यूज़ नहीं होती फॉरवर्ड स्लैश की चीज़ें। अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश ना भी लगाऊं तो मेरे पास वही काम होता है जो फॉरवर्ड स्लैश लगा काम होता है। यहाँ पर आके इसको रेंडर करते हैं। अपलोड योर सॉन्ग इन MP3 फॉर्मेट। इसने हमें बताया कि भाई आपका जो आपने जो यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करनी है वो MP3 फॉर्मेट में होनी चाहिए। MP3 फॉर्मेट के अलावा ये कोई भी फाइल अपलोड नहीं करेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ कि मैं डायरेक्ट मेरी कंप्यूटर की जितनी भी MP3 फाइल्स हैं वहाँ ले जाएगा ये। मेरे पास MP3 फाइल शेयर नहीं हो,
हम यहाँ से कोई भी कस्टम फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। जेपीजी, ठीक है। अब ये जेपीजी तो आ गई है, फाइल तो जेपीजी आ गई है, लेकिन अगर मैं इसको सबमिट करने जाता हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे पास फॉर्म अटैच नहीं है, एक बात मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि हमारे पास अभी फॉर्म अटैच नहीं है, तो इस वक्त तो इसके अपलोड करने पे रिफ्रेश हो रहा है सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फॉर्म्स यहाँ पर होता कनेक्ट, तो ये हमारे पास एरर दे देता कि आपने जो फाइल सेलेक्ट की है वो जेपीजी फॉर्मेट में है, आप MP3 फॉर्मेट में उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पर टाइप में हमने दिया फाइल कि भाई यूजर जो भी इनपुट करेगा वो फाइल की टाइप में होगी, और यहाँ पर हमने दिया सबमिट, ये हमने सबमिट का बटन बना दिया एक तरह से, ठीक है। वैल्यू दे दी अपलोड, कि इसका काम क्या हुआ, अपलोड कर दिया। यहाँ में हमने बता दिया नेम, नेम मतलब यूजर सॉन्ग, मतलब जो यूजर ने सॉन्ग ऐड करना है। मेथड पोस्ट, मेथड क्या है, मेथड का मेथड पोस्ट इसलिए यूज करते हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो भी हम यूजर से इनपुट लें वो एक तरह से जैसे पोस्ट होती है ना कहीं पे चीज, वो स्टोर हो जाए, तो हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, हम अपनी चीज को सबमिट करवाना चाह रहे हैं। जब सबमिट करवाना चाहते हैं तो हमें मेथड पोस्ट का एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू और नेम यूज करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेथड हटा देता हूँ तो ये सबमिट फाइल तो इनपुट लेगा लेकिन सबमिट वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें मेथड यूज करना लाजमी है। नाउ द लास्ट थिंग इज, और लास्ट थिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर अपना लेक्चर एंड करूँगा, इसके बाद जो चीज़ें हैं वो आप खुद से देखें, खुद से करने की कोशिश करें, बुक को यूज़ किस तरह करना है, बुक से काम किस तरह करना है, सब लिखी हुई चीज़ें हैं, सिर्फ आपने टेक्स्ट पढ़ के समझनी है चीज़ें, और कॉपी पेस्ट करके आप अपने पास इन चीज़ों को देख सकते हैं रेंडर करके कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। अच्छा, ये पी का टैग है, पी का टैग में फॉरवर्ड स्लैश आता है। जिन टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता उसमें फॉरवर्ड स्लैश अब यूज नहीं होती। जिन टैग का क्लोजिंग टैग अभी भी है, जैसे पी का क्लोजिंग टैग मौजूद है तो इसके साथ फॉरवर्ड स्लैश लाजमी आता है। अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश यूज नहीं करूंगा तो मेरा टैग क्लोज नहीं होगा। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि हम यूजर से ईमेल लें, ईमेल लिस्ट बनाते हैं ना, आपने देखा होगा वेबसाइट पर अक्सर ये बना होता है कि यूजर से ईमेल लेते हैं ताकि हमारे पास हम यूजर को कोई भी हमारे पास कोई नई चीज़ आए तो हम उसको यूजर को ईमेल कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम ईमेल लेकर रख लेते हैं, सब्सक्राइब टू आवर ईमेल लिस्ट। यहाँ पर यूजर ने अपना ईमेल लिखा, सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई भी फॉर्म अटैच नहीं है तो ये सब्सक्राइब या कहीं भी सबमिट नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें देखते हैं तो टाइप और नेम सिर्फ यूज हो रहा है, एट्रीब्यूट कोई नई चीज़ यूज नहीं हो रही। वैल्यू में सब्सक्राइब शो हो रहा है कि हमने क्या करवाना है यूज़र से, हमने सब्सक्राइब करवाना है तो हमने वैल्यू में सब्सक्राइब लिख दिया, ठीक है। टाइप सबमिट है, नेम सब्सक्राइब, नेम ईमेल, यूज़र क्या इनपुट कर रहा है वो ईमेल है, टाइप क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट की टाइप होनी चाहिए, ठीक है। वही चीज़ें हैं जो हम ऊपर देख रहे हैं। तो हम लेक्चर अपना एंड करते हैं, काफ़ी लंबा सेशन हो गया, उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कुछ चीज़ क्लियर ना हो तो आप वीडियो वापस देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, क्लासरूम में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्योंकि ये हमारी थर्ड क्लास थी लेकिन इंट्रोडक्शन की क्लास के साथ ही हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास अगर हम हटा दें तो हमारी प्रॉपरली सेकंड क्लास थी। नाउ 2 more classes, फ्राइडे एंड सैटरडे, सॉरी थर्सडे एंड फ्राइडे। नेक्स्ट सैटरडे हमारी क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट सैटरडे हमारी क्लास नहीं होगी। एक बार फिर अनाउंस कर दूं, थर्सडे एंड फ्राइडे
2 क्लासेस दूंगी जिसमें हम अपनी HTML और CSS पूरी कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपनी सैटरडे को क्लास नहीं लेंगे। सैटरडे को क्लास ना लेने का मकसद ये है क्योंकि रमज़ान एंड हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ईद हो इतवार की, इसलिए हम ईद से एक दिन पहले अपनी क्लासेस ऑफ कर देंगे। लेकिन जब हम ईद के बाद वापस आएंगे थर्सडे को, हमारी थर्सडे को वापस क्लास होगी, उसमें हम अपनी जावास्क्रिप्ट नहीं बल्कि बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने के साथ साथ हम एक और काम भी करेंगे क्योंकि हमने HTML और CSS कंप्लीट कर ली होगी, तो हम जो हैं एक असाइनमेंट करेंगे। वो असाइनमेंट क्या होगा, वो असाइनमेंट मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो आपने असाइनमेंट बनाकर थर्सडे को असाइनमेंट मिलेगा, ईद के बाद वाला जो थर्सडे होगा उसको असाइनमेंट मिलेगा, और उससे नेक्स्ट थर्सडे को क्लास से पहले पहले मतलब वेडनेसडे 11:59 पे आपने उस असाइनमेंट को सबमिट करना होगा। एक बहुत ही बेसिक सा और छोटा सा असाइनमेंट होगा। अगर आपने फॉर्म और टेबल को अच्छी तरह से, या सिर्फ टेबल के टॉपिक को भी अगर आपने अच्छी तरह से स्टडी करा है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा है, तो आपके लिए वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का काम है। CSS भी हम सीख लेंगे, तो उसमें स्टाइलिंग किस तरह हो रही है, उसमें कलर किस तरह देने हैं, वो भी आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक असाइनमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के असाइनमेंट के लिए जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो सैम्पल होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कॉपी पेस्ट करनी है। कॉपी पेस्ट से मेरा मतलब है कलर सेम, फॉन्ट सेम, ये सब सेम होना लाजमी नहीं है। आप अपनी मर्जी से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ बनाने को दी गई है आपने वही चीज़ जनरेट करनी है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पीरियोडिक टेबल बनाना होगा आपको, तो आपने पीरियोडिक टेबल ही बनाना है, लेकिन उसकी स्टाइलिंग आपकी आपकी अपनी चॉइस है। आप उसको किसी भी तरह स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन होना वो पीरियोडिक टेबल ही होना चाहिए। अगर वो पीरियोडिक टेबल नहीं होगा तो वो आपका असाइनमेंट सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन असाइनमेंट के नंबर जो हैं वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन नहीं करा। पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग या उसकी स्टाइलिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सैंपल आपको दिया गया है आप वही कॉपी करें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर है। क्लास एंड करते हैं एक बार फिर। एंड में ये बात कहूँगा कि अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो वीडियो आप वापस देख सकते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं क्लियर होती तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्लासरूम में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।